चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। 2 टॉपिक अपन कर चुके थे बहुत सारे, आगे के टॉपिक अपन देखते हैं। 1 पढ़ने वाले थे। लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था जलवायु और ऋतु है। तो देखिए वन क्या होते हैं एक्चुअल में। अगर वन की डेफिनेशन होगी तो क्या होगी कि धरातल पर जो बहुत बड़ा हिस्सा जो घिरा हुआ रहता है वृक्षों से, वो क्या कहलाता है? वन कहलाता है। मतलब सीधा अपन बोलेंगे तो धरातल से या धरातल पे जो हिस्सा घिरा हुआ रहता है वनों से, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ठीक है, अब आराम से देखते रहिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। देखिएगा आराम से। अगर मैं वनों की बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन है। अगर वहीं घनत्व के आधार पर आपसे पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज ना हो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है पर घनत्व के आधार पर आज भी मिजोरम नंबर 1 पर है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मल वन पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है, और अगर यही पूछा जाए कि घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं तो मिजोरम में पाए जाएंगे। ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया। ठीक है, अब यही पूछता है कि मध्य प्रदेश में जो वन है वो अपने एरिया के, देखिएगा आराम से, मध्य प्रदेश में जो वन है वो अपने एरिया के जो है 30.72% भूभाग में फैले हुए हैं। मतलब मध्य प्रदेश का जो भूभाग है 30, 82, 52 जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका लगभग 31% या 30% भूभाग काय से ढका हुआ है? वनों से ढका हुआ है। और वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है 12.3% हिस्से में क्या है? वन है। किसका है? मध्य प्रदेश का। देखो अगर ओवरऑल बात करते हैं ऑल इंडिया की, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के क्षेत्रफल का जो मध्य प्रदेश में वन है वो 12.3% में फैले रहेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के जो पूरा एरिया है उसका 30.72% भूभाग पर क्या है? वन फैले हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो वापस से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश में जो वनग्राम है वो है 925। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं कि कितने वनग्राम पाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है 925 वनग्राम है। और वनव्रत बोले जाएं आपसे, वन व्रत अगर बोले जाएं तो ये जो वनव्रत हैं ये 16 है। देखिएगा फैक्ट, सीधा फैक्ट रहेगा कि मध्य प्रदेश में कितने वन ग्राम बनाए गए हैं तो 925, और कितने वन व्रत बनाए गए हैं तो 16। अब इन्हीं से सुनिएगा, यहीं से आगे बढ़ेंगे। जैसे वन व्रत की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 वन व्रत है। इसमें से अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा वनव्रत जो है वो है खंडवा का। सबसे बड़ा वनव्रत जो है वो है कहाँ का है? खंडवा का है। और मैं छोटे की बात अगर करता हूँ सबसे छोटे की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा उज्जैन में। देखिएगा अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आराम से समझना। नॉर्मली अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा रहेगा? खंडवा रहेगा। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वनव्रत कौन सा है तो वो रहेगा उज्जैन। और यहीं वो पूछेगा कि प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा, प्रतिशत के आधार पर
बड़ा और प्रतिशत के आधार पर छोटा। ये इस तरीके से अगला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए प्रतिशत के आधार पर जो है सबसे बड़ा अगर वनव्रत है तो वो है मंडला, वो है मंडला, और प्रतिशत के आधार पर छोटा अगर पूछेगा तो वो है शाहजहाँपुर। ठीक है, इसी प्रकार वो पूछेगा जिलों के आधार पर। ऊपर का मैं मिटा देता हूं। इसी प्रकार से अब वो पूछेगा कि जिलों के आधार पर सबसे बड़ा वनव्रत और जिलों के आधार पर छोटा वनव्रत कौन सा है। तो देखिएगा मित्रों, जिलों के आधार पर अगर मैं बोलूं तो जिलों के आधार पर अपने पास सबसे बड़ा वनव्रत आ जाएगा, वो आ जाएगा बालाघाट, बालाघाट। और छोटा कौन सा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा शाहजहाँपुर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। देखिए मध्य प्रदेश में जो है 16 वनव्रत पाए जाते हैं। अगर नॉर्मली पूछता है तो सबसे बड़ा वनव्रत कौन सा है तो उज्जैन का है, और सबसे छोटा कौन सा रहेगा, सबसे बड़ा अगर रहेगा तो वो खंडवा का रहेगा, और सबसे छोटा कौन सा रहेगा तो उज्जैन का रहेगा। उसके बाद वो प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो प्रतिशत के आधार पर मंडला रहेगा, और प्रतिशत के आधार पर छोटा कौन सा रहेगा तो शाहजहाँपुर रहेगा। जिलों के आधार पर वो पूछेगा तो जिलों के आधार पर बालाघाट रहेगा, और छोटा कौन सा रहेगा, शाहजहाँपुर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं। देखिए एक छोटी सी बात और देख लीजिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना था जिसने सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, वनों का राष्ट्रीयकरण किया था 1970 में। देखिए मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे पहला राज्य बन गया था जिसने अपने वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1970 में। और सबसे पहले किस चीज का, यानी किस पौधे का या फिर किस पेड़ का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ये किया था तेंदुपत्ते का, तेंदुपत्ता। ये तेंदुपत्ता आप सभी को पता होगा, इससे क्या है, मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में क्या ऑल इंडिया से बीड़ी बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है और इससे क्या बनती है, बीड़ी बनती है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना था जिसने क्या किया था, वनों का राष्ट्रीयकरण किया था सर्वप्रथम 1970 में। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किस चीज का राष्ट्रीयकरण किया था तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया था। सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। आराम से समझिएगा। अब देखिएगा मध्य प्रदेश के जो वन हैं उनको सबसे पहले भौगोलिक आधार पर बांटा गया, भौगोलिक आधार पर। ठीक है, क्या हुआ, भौगोलिक आधार पर इनको बांट दिया। अब देखिए भौगोलिक आधार पर जो है इनको 3 प्रकार से बांटा। पहला उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। दूसरा देखिएगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय, दिख जाएगा यहाँ पे। चलिए पहले इन 2 की बात कर लेते हैं फिर तीसरे की बात कर लेंगे। देखिएगा
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में देखिए क्या होता है, ये जो वन है ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जो वन है मालवा के पठार में अधिकतर पाए जाते हैं। मालवा के पठार में ये वन जो पाए जाते हैं, यानी अगर मैं पूरा हल्का सा मैप बना के आपको समझा दूं तो इधर देख लीजिएगा आप, देखिएगा आराम से। अगर मैं बोलूं तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा, ये 3 हिस्से मैंने बना दिए। अब देखना सबसे ज़्यादा जो वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, जैसे आपको मैंने पठार वगैरह पढ़ाया था तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलाका है यहाँ पे क्या है, अत्यधिक वर्षा होती है। अब जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पे क्या होगा, वहीं पे सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, न्यूनतम वर्षा, मध्यम वर्षा होती है, यानी औसत वर्षा होती है। और ये जो इलाका है इसमें न्यूनतम वर्षा होगी, खासकर इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, कम वृक्ष पाए जाएंगे। तो ये जो है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाएंगे, यहाँ पे न्यूनतम मध्यम वृक्ष पाए जाएंगे और इस वाले इलाके में न्यूनतम वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वहां तक आपको हो गया। तो इस वाले इलाके में क्या है, या सीधे तरीके से बोलूं पर्णपाती वन, तो ऐसे वृक्ष जो वर्षा के अभाव में साल में एक बार अपनी संपूर्ण पत्तियां गिरा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वर्षा के अभाव में वर्ष में एक बार पूरी पत्तियां गिरा देंगे तो क्या कहलाएंगे, पर्णपाती वन। ये जो है मालवा के पठार में पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर सागौन, नीम, इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं जो क्या करते हैं मित्रों, साल में एक बार क्या करते हैं, पूरी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। देखिएगा ये जो वृक्ष हैं ये पाए जाएंगे मध्य प्रदेश के पूर्व के भाग में, या मैं बोलूं तो इस वाले एरिया में। ये जो पूरा है यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, यानी ऐसे वन जो वर्षा के अभाव में अपनी जो पत्तियां होती है वो आधी पत्तियां गिरा दे। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला आपको कि ऐसे वृक्ष जो वर्षा के अभाव में क्या होता है, साल में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। और इसी तरीके से ये है कि साल में एक बार वर्षा के अभाव में अपने पेड़ की आधी पत्तियां गिरा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्धपर्णपाती वन कहलाते हैं। ये जो देखिए कहाँ पे मिले, इनकी जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर साल, पीपल, ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, साल, पीपल, जामुन, इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला देखिए अगला अपन देखेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए समझिएगा, ये जो मैं बात करूंगा पूरी, ये बात करूंगा इस वाले इलाके की या पूरे संपूर्ण इस वाले इलाके की। इसमें क्या रहेगा कि वर्षा बेहद कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ऐसे में क्या रहेगा, यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे उगेंगे, तो खेर, खेजड़ी,
हर्रा, इस तरीके के पौधे या पेड़ यहाँ पर रहेंगे जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, और ऐसे वृक्षों का जो है औद्योगिक रूप से कोई काम नहीं है। ग्रामीण क्या करते हैं, इनको अगर मिल जाते हैं ग्रामीणों को तो नॉर्मली ये जो है अपने ईंधन के काम में आते हैं, यानी चूल्हा जलाने के काम में आते हैं। बाकी इन वृक्षों का मार्केटिंग में कुछ भी नहीं रहता, ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है इनकी, ठीक है। ऐसे वृक्ष जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, ये मैं बोलूँ तो उच्च प्रदेश इसमें आ जाता है अपना, मध्य का उच्च क्षेत्र और थोड़ा सा मालवा का पठार, ये जो है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए। अब अपन ने भौगोलिक आधार पर देखा, अब अपन देखेंगे प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर आप देखिएगा तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये देखिएगा इनको जो है तीन प्रकार से बांटा गया है। कैसा? आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। ये जो है मध्य प्रदेश के 65% हिस्से में पाए जाते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश के 65% हिस्से में पाए जाएंगे। ये जो है मध्य प्रदेश के 33% हिस्से में पाए जाएंगे और ये जो है मध्य प्रदेश के 2% हिस्से में पाए जाएंगे। देखिएगा अब इनमें अंतर क्या होता है। तो ऐसे वृक्ष जो क्या रहते हैं, दुर्लभ प्रजाति के रहते हैं, उनको आरक्षित वनों में रखा जाता है। और यहाँ पे स्पेशल क्या होता है कि यहाँ पे शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। यहाँ पर शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। मतलब ऐसे प्रकार के वनों में आप नहीं जा सकते हो, कोई भी आम इंसान यहाँ पर नहीं जा सकता है, ना यहाँ से वृक्ष काट सकता है, ना अपने पशुओं को चराने के लिए ले जा सकता है, ना ही अपने ईंधन के लिए वहाँ से कुछ ला सकता है, ना ही शिकार कर सकता है। तो मैं लिख दूँ शिकार, लकड़ी काटना या पशु चराना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं तो ऐसे ही वनों में क्या बनते हैं, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के वनों में राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं तो आप जवाब दीजिएगा कि आरक्षित वनों में जो है क्या बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। संरक्षित वनों की बात करूंगा, ये मध्य प्रदेश के 33% हिस्से में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे भी क्या रहता है मित्रों, शासन का नियंत्रण रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, शासन का कठोर नियंत्रण रहता है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि शासन का नियंत्रण रहता है। दोनों में अंतर समझिएगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, इतनी कठोर नहीं रहेगा शासन जितना कहाँ रहेगा, नेशनल पार्क में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कैसे जीव जंतु यानी ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो विलुप्ति, या ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो क्या रहता है, विलुप्ति की कगार पे रहता है, वो कायम रहते हैं, आरक्षित वनों में रहता है। और इसमें क्या रहता है कि जो ऐसे पेड़ पौधे या फिर ऐसे जीव जंतु जो विलुप्ति की कगार पे है, उनके साथ साथ क्या रहता है, सामान्य प्रजाति के वन या सामान्य प्रजाति के वृक्ष भी पाए जाते हैं
यहाँ पे, इसलिए शासन का नियंत्रण तो रहता है पर इतना कठोर नहीं रहता। यहाँ के आसपास के जो नागरिक रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, शासन की परमिशन से यहाँ पर शिकार भी कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, और एक और क्या था, पशु भी चरा सकते हैं। पर आपातकाल की स्थिति में ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ के चल दिए, ऐसा नहीं है। आपातकाल की स्थिति में ये यहाँ पे शिकार भी कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं। और ऐसे ही जगह पर क्या बनती है, नेशनल सेंचुरीज यानी राष्ट्रीय अभयारण्य। ऐसे ही वनों में मित्रों क्या बनती है, नेशनल सेंचुरीज यानी राष्ट्रीय अभयारण्य इसी प्रकार के वनों में पाई जाती है। और तीसरा आ जाता है अवर्गीकृत वन। ये जो है मध्य प्रदेश के 2% हिस्से में पाया जाता है और यहाँ पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यहाँ पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप लकड़ी भी काट सकते हो और अपने पशु भी चरा सकते हो, यहाँ से ईंधन का सामान भी उपलब्ध करा सकते हो। तो यहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे का जो अपन पढ़ेंगे वो अपन कल पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स वगैरह जो भी है। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।